अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। हुकूमत और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल तेजी से आगे बढ़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों फरीकैन की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकातों के बाद अब तालिबान की 9 रुकनी शूरा ने भी अपने मुतालबात को हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया है। ये मुतालबात मुज़ाकरात के इस सारे अमल की कामयाबी या नाकामी का तयन करेंगे। कौन सी बात मानी जा सकती है और कौन सी नहीं, इसका फैसला तो बहरहाल मुज़ाकरात कारों को ही करना है। कौम यही तवक्को करती है और तवक्को रखती है कि जो भी हो अच्छा हो और मुल्क के वसीतर मफाद में हो। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हसन निसार साहब, सीनियर एनालिस्ट अयाज वजीर साहब और हुकूमती कमेटी के रुकन एंड फॉर्मर एम्बेसडर रुस्तम शाह मोमन साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। गुफ्तगू का आगाज जो है वो मोमन साहब से करूंगी। रुस्तम शाह मोमन साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डायलॉग प्रोसेस जो है वो शुरू से कॉम्प्लेक्सिटीज में घिरा हुआ था। ऐसे में तालिबान की तरफ से जो डिमांड्स आ रही हैं, आप क्या इन मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या समझते हैं? देखिए, ये इंतहाई मुश्किल मुज़ाकरात होंगे। एक कठिन मनाजिल से गुजरना होगा। इश्यूज बहुत से हैं, नुकसान बहुत हो चुका है, तबाही हो चुकी है। ट्राइबल एरिया में वहाँ 16 लाख लोग बेघर हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, इंसानों को, अमलाक को नुकसान पहुंचा है यहाँ पर वहाँ पर। तो ये कोई आसान काम नहीं है। एक कोशिश हो रही है, एक मुखलिसाना कोशिश हो रही है। नतीजा क्या निकलेगा उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। इश्यूज़ पे मैं बात इसलिए नहीं कर सकता कि मैं एज ए नेगोशिएटर अपने स्टेटस को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और न मैं कोई रॉन्ग सिग्नल्स भेजना चाहता हूँ। इश्यूज़ बहुत से हैं, लेकिन जब हमारी बिलमशाफा गुफ्तगू होगी तहरीक तालिबान के नुमाइंदों के साथ तो उन पर बहस होगी। एक बात वाज़ेह है कि जो भी होगा पाकिस्तान के आईन के दायरे कार से बाहर नहीं होगा और जो भी फैसले किए जाएंगे उस इलाके के मुतल्लिक़ होंगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे लड़ाई जारी है, जहाँ पे इंसर्जेंसी है। हमारे पास, इस कमेटी के पास ऐसी कोई वसी मैंडेट नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ें या हम पाकिस्तान के दस्तूर को या निज़ाम को छेड़ने की बात करें। आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कि अभी जो सामने आ रहे हैं, जो मुतालबात उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, उसमें आ रहा है रिलीज ऑफ प्रिजनर्स के, कैदियों की रिहाई की बात हो रही है। उसके अलावा जो है वो ये कहा जा रहा है कि जितना नुकसान उनका जानी नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन जो है वो दी जानी चाहिए। इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात मौजूद हैं? देखिए, हमारी कमेटी ने इस पे अपना होमवर्क किया हुआ है, लेकिन मैं मीडिया पे उस पे तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि इससे गलत मैसेजेस जा सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि मैं इस पे तबसरा न करूँ कि ये जो इश्यूज़ वो उठाने वाले हैं, जो मुतालबात हमारी तरफ से होंगे, जो उनकी तरफ से होंगे, वो जब हम आपस में बैठेंगे तो उस पर तबादला ख्याल होगा और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम किसी कन्वर्जेंस ऑफ परसेप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। मोहम्मद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि कमेटी इस वक्त वापसी पे है, आपके पास इस वक्त क्या ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास क्या है कि किस तरह का उनके साथ, बेशक आप डोंट डाइवर्ज इनटू द डिटेल्स, बट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू कि अगर आप ये बताएं कि क्या उनकी मुज़ाकरात किस तरह के हुए, क्या उन्होंने आपको फीडबैक दिया? कुछ तो उन्होंने आपको बताया होगा। नहीं, हमारी मुलाकात होने वाली है। टेलीफोन पे हम ये बात उनके साथ नहीं कर सकते। हमारी उनके साथ मुलाकात होने वाली है, वो हमें सब कुछ बता देंगे कि वहाँ पे क्या गुजरी, उनके क्या ख्यालात हैं, कैसे वो फील करते हैं, क्या मुतालिबात हैं। फिर उन पे हमारा मशवरा होगा और जो चौधरी निसार साहब हैं उनके साथ भी शेयर किया जाएगा। उस मशवरे की रोशनी में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हसन निसार साहब की जानिब जाऊंगी। हसन साहब, मुज़ाकरात अगर फेल हो गए तो उस सूरत में बेनिफिशरीज कौन होंगे, और अगर इनको सैबोटाज करने की जो कोशिश की जा रही है वो आप ये क्या समझते हैं कि उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? नहीं, सैबोटाज करने की कोशिश कौन कर रहा है, पहले तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ना आप। ये जब भी अगर खुदा ना, हाँ जी प्लीज, जी हसन साहब जी बताएं आप कौन था। हसन साहब, जिस वक्त बात होती है कोई इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, और
جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ اگر ناکام ہوتے ہیں، خدا نہ کرے گاڈ فوربڈ، تو پھر تو وہی کہانی جو ہے ایکشن ری پلے ہوگا، اور اس میں نقصان تو پھر سبھی کا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیاب نہیں ہوتے، جس کی کامیابی بہرحال ایک بہت بڑا اس کے ساتھ اگر لگا ہوا ہے، یہ ایک بہت ہی ویری ویری ڈیفیکلٹ سارٹ آف ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کرے ان اچیویبل چیزیں بھی انسان اچیو کر لیتے ہیں، بصورت دیگر تو پھر ٹوٹل تباہی کا عالم ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو شاید میں کرنا بھی پسند نہ کروں۔ حسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، اس کا مطلب کہ آف کورس آپ کو زیادہ اس سے جو ہے وہ آپ امید نہیں ہے کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گا، لگ نہیں رہا کہ پازیٹیو، آپ کو نہیں لگ رہا کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں چند ایک بڑے بنیادی قسم کے تضادات ہیں، بہت ہی عجیب و غریب قسم کے۔ دیکھیں، مسلمان بھلے کتنا ہی ڈھیلا ڈھالا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ڈیفینیٹلی شریعت کا طرفدار بھی ہوگا، طلبگار بھی ہوگا، لیکن یہ دنیا جس آج ہم زندہ ہیں، مثلا اس سے زیادہ مکروہ چیز سود سے زیادہ ہو کوئی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو کون اور کس طرح مینج کرے گا؟ یہ گلوبل ولیج بھی نہیں ہے، اب یہ گلوبل سٹریٹ ہے۔ آپ کے ہمارے گھروں میں جو بلز آتے ہیں، بجلی کا، گیس کا، واٹ ایور، اس پہ ہوتا ہے ڈیو ڈیٹ، پھر ہوتا ہے آفٹر ڈیو ڈیٹ۔ وہ ڈیو ڈیٹ کے بعد جو آپ جمع کراتے وہ کیا ہے؟ Who's going to stop it؟ پوری دنیا کے ساتھ آپ ٹیک آن ان کو کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے، بڑی ڈو ٹیل سچویشن ہے، یہ بہت مرغی پہلے کہ انڈا پہلے۔ نہ اس دنیا کا سیاسی نظام آپ کا اپنا ہے، آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ جمہوریت مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ ان کا دیا ہوا تحفہ ہے دنیا کو۔ نہ مالیاتی نظام آپ کا، نہ تعلیمی نظام آپ کا، نہ دفاعی نظام آپ کا۔ وہ بھائی دنیا جتنے نظاموں کے اوپر چل رہی ہے، تعلیمی نظام تک بھی آپ کا نہیں ہے اپنا۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، کسی بچے نے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر، دنیا کی ٹاپ کی 500 یونیورسٹیز میں آپ کا ایک ادارہ بھی نہیں ہے، تو بھائی کیسے مینج ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری، یہ شراب ہے، یہ کعبہ خانہ ہے، یہ جوا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جاگیرداری بھی جس شریعت کی ہم بات کرتے ہیں، یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا، جب بے تحاشا فتوحات کے بعد کچھ صحابہ نے فرمایا کہ جی جاگیروں کی شکل میں یہ ہولڈنگز بڑی زمینیں دو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فہ ہے۔ بہت لمبا ایک جھگڑا چلا، پھر پہلا لینڈ ریفارمز کمیشن دنیا کی تاریخ کا تب بنایا گیا کہ یا اس سے تو جاگیردار پیدا ہوں گے۔ اچھا، یہ مجھے آپ بتائیں کہ اگر اس شریعت میں دولت کا ارتکاز اور طاقت کا، سیاسی طاقت کا ارتکاز، چند گھروں کی اجارہ داری، ٹھیک ہے، یہ اس شریعت میں اب اس پہ پابندی ہوگی؟ ملاوٹ پہ پابندی ہوگی نا؟ آقا تو کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، کم تولنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ او بھائی، یہاں بچے گا کون؟ آپ تو ایک بازار میں ایک چیز کا 1001 نرخ ہے، جتنی دکانیں ہیں اتنی قیمتیں ہیں اس کی، ذخیرہ اندوزی ہے، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں، یہ شوگر مافیا ہے، یہ کاٹن مافیا ہے، یہ فلانا مافیا ہے۔ تو کیا مطلب یہ شریعت کا نفاذ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ شریعت کا نفاذ کہاں ہوگا؟ ایاز جی، صورت خواب ہے جس کو ہم چیس کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ چیزیں ہیں جو میری ناقص عقل میں تو نہیں فٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، اللہ کرے کوئی صورت نکل آئے۔ چلے لیٹس ہوپ، دیکھتے ہیں، اللہ کرے کوئی صورت اچھی نکل آئے۔ ایاز وزیر صاحب کی جانب جاؤں گی۔ ایاز صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چھوٹے بڑے اگر ہم گنے تو کم از کم 14 جو ہیں اس طرح کے معاہدے ہو چکے ہیں، جن میں سوائے سوات کے شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کسی میں انکلوڈڈ نہیں تھا، باقی میں مور اور لیس جو کنڈیشنز تھیں وہ یہی ہیں جو اب دی جا رہی ہیں۔ تو کیا ہمیں ان کے سکسیسفل ہونے کی جو ہے وہ توقع کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدم اٹھایا حکومت نے، پہلی مرتبہ مرکزی حکومت نے یہ
बात चीत के जरिए कदम उठाया, कमेटियां बनी, अच्छी बात है, इनको अब आगे बढ़ना है। अब टीम वहां पे गई तो जाहिर बात है पहले दिन में जो कंडीशंस या शराइत उन्होंने दिए वो तो न हुकूमती टीम वैसे मानेगी और न उसकी तवक्को शायद तालिबान भी कर ले कि ऐसे ही वो मानी जाएगी। तो ये तो उनकी तरफ से कंडीशन आ गई। अब हुकूमती कमेटी बैठेगी, वो गौर करेगी, सोचेगी, इनकी तरफ से तजावीज जाएंगी तो थोड़ा सा वर्क इस पे हो सकता है। लेकिन मैं इन कंडीशंस को जो आपके चैनल के जरिए देखे थे 15 कंडीशन, मैं समझता हूँ वो कोई ऐसे बड़े सख्त कंडीशन नहीं है कि उस पे कॉम्प्रोमाइज किसी तरह न हो सके। पहले तो ये डर था आपके मीडिया के जरिए जो बातें निकल आ रही थी कि गोया ये आइन के अंदर बात करना मुश्किल है और फिर सिर्फ शरीयत नाफिज करने वाली कंडीशन है। तो कंडीशंस तो बड़े आ गए लेकिन उन पे बातचीत के जरिए मेरा ख्याल है कोई मुत्तफिक का रास्ता ढूंढा जा सकता है। जैसे मसलन ये अब नया नाम फाटा को दे दिया शोरश ज़दा इलाका, हालांकि शोरश ज़दा पूरा पाकिस्तान है, कराची फाटा से ज्यादा जल रहा है, बलोचिस्तान जल रहा है, KPK जल रहा है, सारा पाकिस्तान जल रहा है। बहरहाल दोनों कमेटियों ने नया नाम दे दिया, मुबारक हो इनको। तो इस शोरश ज़दा इलाके में इतना नुकसान हो चुका है, ये डिमांड इन तालिबान के डिमांड आने से पहले अगर आप मुख्तलिफ लोगों के आर्टिकल देख ले, मैं तो खुले आम कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कि इन लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है, इनको कंपेंसेशन दी जाए। और हमारी फौज जो वहां पे गई है, ये मैं लिखता रहा हूँ, थक गया लिखते लिखते कि फौज के वहां जाने की जरूरत नहीं थी और रास्ते थे, उनसे ये मसला टैकल किया जा सकता था। लेकिन अब भी इस पे कॉम्प्रोमाइज इन वे हो सकता है कि जो पब्लिक डीलिंग अब फौज कर रही है वो सिविल इदारों के हवाले करने, सिविल इदारों को दे। आपका ये कहने का मतलब है कि फौज को वहां से अभी भी जो है, जो तालिबान की एक डिमांड भी है कि फौज को फाटा से निकल जाना चाहिए, आप समझते हैं कि फौज की वापसी हो जानी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। इस वक्त हम जाएंगे अयाज वजीर साहब की जानिब। अयाज साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि फौज को जाना ही नहीं चाहिए था, फाटा में एंटर ही नहीं होना चाहिए था। इस वक्त जबकि फाटा में इतनी सारी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, आप समझते हैं कि फौज का विड्रॉल इस वक्त प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? आप बाकी समझते हैं इस वक्त भी फौज विड्रॉ कर सकती है? देखिए, मैंने बात पूरी नहीं की। मैंने ये कहा कि पहले तो जाना नहीं चाहिए था। अब फौज वहां पे गई है, 1.5 लाख फौज है, वो एक दिन में तो नहीं जा सकती कि हम कहें कि बिस्तरा उठा लो और भाग जाए। फौज किलों में रहे और अपने जहां बॉर्डर है हमारी वहां पे रहे, लेकिन पब्लिक डीलिंग जो है, पब्लिक डीलिंग और डेवलपमेंटल काम ये गवर्नर का है, ये सिविल इदारों का है, ये सिविल आर्म्ड फोर्सेस का है। वहां पे स्काउट या मलिया के नाम से सिविल आर्म्ड फोर्सेस थी जो आर्मी के अफसरान कंट्रोल करते थे। अभी भी वही सिलसिला है, थोड़ा सा उसको मजीद उनको स्ट्रेंथन कर लिया, मजीद आर्मी के करीब ले आया। तो कहने का मकसद ये कि बॉर्डर पे बेशक रहे, किलों में रहे, लेकिन पब्लिक डीलिंग पॉलिटिकल सिस्टम को, खसादारों को, मलेशिया को दे दे। वो लोगों के साथ जानते हैं और फिर जाहिर बात है जब आप ये करेंगे तो आपके तालिबान के साथ एग्रीमेंट हो चुका होगा, तो वो इन लोगों को या तो बाहर निकाल देंगे या हुकूमत के हवाले कर देंगे, उनका कोई रास्ता निकाल देगा। जब अमन आप लाएंगे, जाहिर बात है वो एग्री होंगे तो अमन लाएंगे और फिर इसका तस्फिया किसी तरह से। लेकिन अयाज साहब, आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी, कता कलामी माफ के इस तरह के मुआहदे तो पहले भी हो चुके हैं, माजी में भी इस तरह के मुआहदे हो चुके हैं जो कि फेल भी हो चुके हैं, तो क्या गारंटी है कि इस दफा भी ये मुआहदा करने से, अगर हम ये इस तरह का मुआहदा कर लेते हैं, फौज को विड्रॉ कर लेते हैं, तो सक्सेसफुल है कि मुआहदा रहेगा?
देखिए, पहले जो मुआहदे हुए थे वो फौज वहाँ के लोकल जो कमांडर थे फौज के मुख्तलिफ रैंक्स के, उन्होंने किए मिलिटेंट्स के साथ और लिमिटेड एरिया में, जैसे साउथ वजीरिस्तान में नेक मोहम्मद के साथ हुआ, या फिर बैतुल्ला के साथ हुआ, बैतुल्ला मसूद के साथ, या फिर ये नॉर्थ वजीरिस्तान वाला नाम में भूल गया, उनके साथ हो गया, हाफिज गुल बहादुर के साथ। और वही एक मुआहदा है जो अभी तक कायम है, वो तो इंडिविजुअल, वही एक मुआहदा है जो कायम है अभी तक, बाकी सब तो टूट गए। शकाई का देख लें, सरारोआ का देख लें, स्वात का देख लें, वजीरिस्तान का देख लें, मतलब ये इस वक्त सारे मुआहदे सवाए जो गुल बहादुर साहब के साथ हुआ वह मुआहदा, उसके अलावा सब टूट चुके हैं। तो क्या गारंटी है कि इसको भी जो है ये ऑनर किया जाएगा? सब नहीं टूटे। बीबी मुल्ला नजीर के साथ जो हुआ है वो भी बरकरार है, हाफिज गुल बहादुर के साथ जो हुआ है वो भी बरकरार है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो लिमिटेड जगहों पे और लोकल रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान हुए थे। ये पहली मर्तबा है कि मरकजी हुकूमत तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर टीटीपी और हुकूमत एग्रीमेंट कर ले तो टीटीपी एक ग्रुप की हैसियत से पूरे इलाके में उसका जिम्मेवार होगा, और हुकूमत, जाहिर बात है हुकूमत है, उसकी अपनी गारंटी होगी। तो इस पे अमल दरामद और कता कलामी माफ, लेकिन स्वात में भी जो इतना बड़ा, जिसमें हुकूमत केपीके की हुकूमत इन्वॉल्व थी और बाकायदा उनके साथ जो है मुआहदा किया गया, वो एक इतनी बुरी तरह जो है वो मुआहदा फ्लॉप हुआ कि बाद में वहां पे आर्मी ऑपरेशन करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि चलें, अगर दो मुआहदे जो है वो इंटैक्ट भी हैं, बाकी सारे तो, पहला जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो फेल्ड हिस्ट्री है हमारी इस हवाले से। नहीं, ऐसा नहीं है बीबी, माय अपॉलॉजीज। देखिए, स्वात और फाटा को आप एक न समझे। स्वात का अलग बैकग्राउंड है, अगर उसमें मैं चला जाऊं तो आपका आज का टॉपिक उसी की नजर हो जाएगा। स्वात अलग मामला था, अलग मसला था, उसका और फाटा का बड़ा फर्क है। तो फाटा की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यही जबरदस्त सही तरीका है, लेकिन इसको अल्लाह करे आइंदा सही सिमत में ले लिया जाए, सही सिमत में हो। और मुझे हसन निसार साहब की जाने जाना है। हसन साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अयाज साहब का ये कहना है कि यहाँ पे स्वात में और फाटा में डायनामिक्स डिफरेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, we're dealing with the same एलिमेंट, टेररिस्ट एलिमेंट वही है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है कि पहले मुआहदों से हम जो जहां फेल हो चुके हैं, इस वक्त हमें होप और सक्सेस की जो है वो होप नजर आ रही है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे यहाँ पे? देखें, इस मामले में जुज़वी तौर पे आप दुरुस्त हैं और जुज़वी तौर पे अयाज साहब जो हैं वो दुरुस्त हैं। बुनियादी बात के टेररिज्म, लेकिन दोनों इलाकों का, वहाँ के लोगों का कैरेक्टर डेफिनेटली डिफरेंट है, उनका पस मंजर भी डिफरेंट है। अब आप जो बात कर रही हैं वो तो मैं शुरू में ही उसका जवाब दे चुका हूं कि मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मैंने जो आपको कहा ना कि डॉवटेल सिचुएशन है, मुर्गी या अंडे वाला मामला है, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मेरे अपने खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर हो भी जाता है तो ये कितनी देर लास्ट करेगा, उसकी वजह है कि इसके पीछे बेशुमार लातादाद फैक्टर्स। खत्म आप क्या करना चाह रहे हो, टेररिज्म ना, तो इसके पीछे तो बहुत सारा एक ग्लोबल डिजाइन है और ग्लोबल फोर्सेस हैं। तो हसन साहब, कथा कलामी माफ, जो ये कहा जा रहा है कि टेम्परेरी पीस आ जाएगा और उसके बाद दोबारा जो है सिचुएशन जो है वो खराबी की तरफ जो है वो चली जाएगी, क्या इससे हम जो है ये उम्मीद लगाएं कि टेम्परेरी पीस आ सकता है लेकिन उसके बाद फिर से चीजें जो है परमानेंटली कभी ठीक नहीं होंगी यहाँ पे? देखें, एक तो तारीख है 1000 साल की, उसको जरा गौर से देख लें। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा। प्रॉब्लम यह है कि इसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके बिल्कुल इन टुडेज टर्म्स देखा जा रहा है। इसकी 1000 साल की इसकी एक बाकायदा तारीख है, और ये जो कुछ हो रहा है इसकी जड़ें उस तारीख में बहुत गहरी पैवस्त हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमन के बारे में, अमन की एक डेफिनेशन है भी यही,
جو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ دو جنگوں کے درمیان وقفے کو امن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کا اگین گاڈ فوربڈ اللہ نہ کرے, زندگی میں بے شمار سچویشنز ایسی انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں کہ وہ کہتا ہے, سوچتا ہے کہ خدا کرے کہ میرے اندازے اور میرے خدشات جو غلط ثابت ہوں. اگر یہ سارا کچھ اتنا ایمیکیبلی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی تھی کہ اس ریجن میں کون کون سے پلیئرز ہیں, کس کس کا کون کون سا رول ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی کنٹری اور اینی بڈی فار دیٹ میٹر, تو اس کا مطلب ہے وہ سارا بوگس تھا اور معاملہ تو اتنا ہی سادہ تھا کہ ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.